नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर गाजा पट्टी से शुरू हुए हमास के सरप्राइज अटैक से मिडिल ईस्ट में जंग और घटनाओं का जो सिलसिला शुरू हुआ वो लेबनान में हिजबुल्लाह की इजराइल के हाथों तबाही और उसके लीडर नसरल्लाह की मौत के बाद सीरिया में बशर अल असद के तख्ता पलट तक पहुंच चुका है। इसी बीच 2 बार इजराइल और ईरान के बीच में मिसाइल स्ट्राइक्स या फिर एयर स्ट्राइक्स भी हो चुकी हैं, लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि इजराइल के निशाने पर अब ईरान के परमाणु ठिकाने हैं और यही इस पूरे घटना चक्र का क्लाइमैक्स हो सकता है। खबरें तो ये भी हैं कि अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि किसी भी तरह से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाए। तो सवाल यह है कि क्या अब ईरान पर अमेरिका या अमेरिका इजराइल दोनों मिलकर हमले की भूमिका तैयार कर रहे हैं। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मिडिल ईस्ट के ताज़ा हालात और आपको बताएंगे कि कैसे इजराइल एक बार फिर से इस इलाके में अपनी बादशाहत को दोबारा कायम करने के कगार पर पहुंच चुका है। साल 1948 में जब फिलिस्तीन की धरती पर यहूदियों का मुल्क इजराइल बनाया गया था तो ये मुस्लिम मुल्कों को कबूल नहीं था। इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन जो कि इजराइल के पड़ोसी मुल्क थे, उन्होंने मिलकर इजराइल के खिलाफ युद्ध भी किए। इन्हें सऊदी अरब जैसे बाकी अरब मुल्कों का साथ भी मिला। इन्हें इजराइल अरब युद्ध के तौर पर जाना जाता है। लेकिन अमेरिका की मदद से इजराइल ने हर जंग को जीतकर पश्चिम एशिया में अपने एग्जिस्टेंस को बरकरार रखा। ना सिर्फ अपने एग्जिस्टेंस को बरकरार रखा बल्कि इजराइल हमेशा फ्रंट फुट पर खेला। लेकिन 1979 में ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति ने इजराइल के लिए एक नया खतरा पैदा किया। ईरान की बाकी सुन्नी देशों के साथ दुश्मनी थी, लेकिन उसने अपनी हिफाजत और इजराइल को घेरने के लिए कई दशकों तक मेहनत करके एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया। यानी यमन के हूती, लेबनान का हिजबुल्लाह, गाजा का हमास और सीरिया में असद सरकार जैसी वो ताकतें जो जंग के वक्त इजराइल के खिलाफ ईरान के साथ मजबूती से खड़ी रहती। ईरान ने इसके लिए करोड़ों डॉलर्स की रकम खर्च की, लेकिन पिछले 1.25 साल में इजराइल ने ईरान के बुने इस जाल को पूरी तरह से तोड़ दिया है। सीरिया में असद सरकार के गिरने के बाद इजराइल ने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक्स करके उसकी नेवी, एयरफोर्स को तबाह कर दिया है। अब इजराइल के फाइटर जेट्स के लिए सीरिया का आसमान पूरी तरीके से खुल गया है और उसका अगला निशाना ईरान हो सकता है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी IDF का मानना है कि ईरान इस समय अलग थलग पड़ा हुआ है। इसकी वजह से सीरिया में असद सरकार का गिरना है, उसके आतंकी समूहों का कमजोर होना है। आतंकी समूह इजराइल के मुताबिक इससे नाराज ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में इजराइल उसके न्यूक्लियर ठिकानों को नष्ट कर दे, ये संभावना भी इजराइल खत्म करना चाहता है कि ईरान परमाणु बम हासिल करे। दरअसल ऐसा माना जाता है कि ईरान ने 2003 से ही मिलिट्री परमाणु प्रोग्राम शुरू किया था। तब से ईरान लगातार सिविलियन जरूरतों के अलावा भी परमाणु प्रोग्राम चला रहा है। इस्लामिक रिपब्लिक देश यानी ईरान ने कभी भी अपने परमाणु हथियारों के सपने को छोड़ा नहीं है। इसका प्रोग्राम ईरान के बंद पहाड़ों के नीचे चल रहा है, पहाड़ों की निचाई में, सुरंगों में। ईरान भी लगातार इजराइल की बर्बादी चाहता है। वो लगातार खुद या अपने जो मिलिशिया उसके साथ है उनके जरिए इजराइल पर मिसाइल हमले या रॉकेट हमले करवाता रहा है। इसीलिए वो अपने बचाव के लिए परमाणु प्रोग्राम भी चला रहा है। इजराइल ने इससे पहले 2 और स्ट्राइक जो की थी उसमें ईरान के कई मिलिट्री फैसिलिटीज को निशाना बनाया था और अब फिर बना सकता है। सीरिया में असद सरकार के गिरने के बाद इजराइल ने अपनी एयर पावर का मुजाहिरा दिखाया है। इजराइल ने सीरिया की सभी एयर डिफेंस सिस्टम्स को धोखा देते हुए हमला किया। ईरान ने जो हथियार सप्लाई किए थे सीरिया को, उनको नष्ट कर दिया। 48 घंटे के भीतर इजराइल ने सीरिया की पूरी मिलिट्री पावर को ध्वस्त कर दिया। सीरिया में एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद होने के बाद अब इजराइल के पास ईरान तक हमला करने के लिए खुला आसमान में उसको मिल गया है। अब वो बिना रेक टोक सीरिया पार करके ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करके लौट सकता है। इजरायली एयरफोर्स ने सीरिया के 86% एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद किया है, ऐसी खबर है। इनमें से 107 एयर डिफेंस सिस्टम, 47 रेडार शामिल हैं, जिनमें से कम से मध्यम दूरी के SA-22 यानी पंसिर S1 और रूस से मिले SA-17 मीडियम रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल हैं, जिन्हें बक बुलाया जाता है। दोनों ही एयर डिफेंस सिस्टम रूस ने बनाए थे। ये सिस्टम सीरिया और हिजबुल्लाह की प्रोटेक्शन के लिए लगाए गए थे। इससे पहले इजराइल सीरिया के ऊपर सीधे उड़ान नहीं भर सकता था, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम ऐसे ईरान के पास भी हैं जिन्हें नष्ट किया गया है और इन्हें नष्ट करना अब इजराइल के लिए मुश्किल नहीं है। सीरिया में उसने साबित किया है। ऐसे ही एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के पास भी हैं। वहीं दूसरी ओर होने वाले अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी ईरान को किसी भी हाल में परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना चाहते हैं। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के मुताबिक ट्रंप ने अभी से अपनी टीम को इस काम पर लगा दिया है।
रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप अगले महीने 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और उनके पद संभालने के बाद वो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का विकल्प चुन सकते हैं। ईरान के अलावा सीरिया में भी असद के शासन के पतन के बाद अमेरिकी मिलिट्री की भूमिका पर ट्रंप नए सिरे से विचार कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की टीम ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के संभावित परिणामों का आकलन कर रही है। टीम के अधिकारियों ने बताया है कि ईरानी खेमे को कमजोर होना और समृद्ध यूरेनियम में तेजी से वृद्धि होना चिंता का विषय है। ऐसे में सभी विकल्प तलाशे जा रहे हैं। ट्रंप की टीम इस बात पर भी विचार कर रही है कि असद के शासन के पतन के बाद अमेरिकी फोर्सेस की सीरिया में क्या भूमिका होगी। दरअसल ईरान लंबे समय से तेजी से यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है। इससे अमेरिका और इजरायल जैसे उनके साथी चिंतित हैं। ट्रंप को लगता है कि जिस तरह ईरान में संवर्धित यूरेनियम की मात्रा बढ़ रही है वो गंभीर चिंता की बात है। ट्रंप प्रशासन इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहा है, हालांकि वो अमल में 20 जनवरी के बाद ही आएगा कुर्सी पर। ट्रंप की टीम इस दिशा में कूटनीतिक समाधान भी तलाशना चाहती है। यानी ट्रंप चाहते हैं कि बातचीत के जरिए ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका जाए। लेकिन ऐसा समझौता 2015 में बराक ओबामा के वक्त में भी हुआ था। बाद में जब ट्रंप उनके बाद राष्ट्रपति बने तो उन्होंने ही इस डील से अमेरिका को अलग कर दिया था और पूरी डील खत्म हो गई थी और ईरान फिर से परमाणु बम बनाने के रास्ते पर आगे बढ़ने लगा था। अब जो हालात है उसके हिसाब से ईरान खुद को काफ़ी कमज़ोर पा रहा है और उसे अब परमाणु बम बनाकर अपनी हिफाजत करना ही इकलौता रास्ता नजर आ रहा है। लिहाजा ईरान चाहता है कि किसी भी तरह ट्रंप की कुर्सी पर बैठने से पहले उसके पास एक ऐसा हथियार आ जाए जिसे उस वक्त इस्तेमाल करे जब उसके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा हो। ईरान ने IAEA को एक रिपोर्ट सौंपी थी हाल ही में। उस रिपोर्ट में बताया कि उसने 6000 नए सेंट्रीफ्यूज लगाए हैं। ईरान के पास पहले से 10,000 सेंट्रीफ्यूज मौजूद थे, यानी अब उसके पास 16,000 सेंट्रीफ्यूज हो गए, जिसके बाद से ईरान यूरेनियम को और तेजी से संवर्धित कर सकता है और तेजी से परमाणु हथियार बनाने के करीब भी पहुंच सकता है। ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी का विस्तार और इसका खुला ऐलान अमेरिका और यूरोपीय देशों को सीधा मैसेज भी है। जब ईरान को हर हाल में परमाणु शक्ति हासिल करनी ही होगी या ईरान करके रहेगा, क्योंकि उसकी जो बाकी साथी ताकतें थी वो धीमे धीमे कमज़ोर हो रही हैं। अब देखना ये होगा कि ईरान की परमाणु बम हासिल करने की चाहत को रोकने के लिए ट्रंप कूटनीतिक तरीके से कोशिश करेंगे या फिर इजराइल के जरिए ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि मिडिल ईस्ट में जो काम अमेरिका खुद नहीं करना चाहता वो इजराइल के जरिए करवाता है और इजराइल तो खुद ऐसे हमले करने के लिए तैयार बैठा है, बस उसे अमेरिका का साथ चाहिए या उसका इशारा चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में शुरू हुई ये उथल पुथल अब ईरान, इजराइल और यहाँ तक कि ईरान और अमेरिका की सीधी जंग के साथ खत्म होगी और उसमें अमेरिका की अहम भूमिका हो सकती है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।